हेलो एस्पिरेंट्स, सक्सेस एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से वेलकम करते हैं। आज हमें बात करनी है एमपीपीएससी के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में और डिस्कशन करना है पीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के फुल सिलेबस के बारे में। हमारा बेसिकली टारगेट है 2025 के एग्ज़ामिनेशन पर। तो आज हम इन सारी बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या हमारी इन 7-8 महीनों की स्ट्रेटेजी रहेगी इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने की, और वो बच्चे जो एमपीपीएससी के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम्स पर भी फोकस कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम एक ही तैयारी में दूसरे एग्ज़ाम्स के भी कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएँ, इन सब बातों पर भी इस वीडियो में आगे डिस्कशन होगा। तो लास्ट तक इस वीडियो में आप लोग बने रहें। और जो भी नए बच्चे एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स को देना चाहते हैं, अपीयर होना चाहते हैं 2025 में या इन फ्यूचर, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शुरू करने से पहले हम बात करना चाहते हैं एमपीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे 1-2 मिनट का। तो चलिए, अगर हम बात करें एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स की, तो ये एग्ज़ाम 2 स्टेज में किया जाता है। पहला होता है प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन, दूसरा होता है मेंस एग्ज़ामिनेशन। मेंस एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करना होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। अगर इस वीडियो को कुछ ऐसे नए एस्पिरेंट्स देख रहे हो जो कि इन फ्यूचर आगे एमपीपीएससी में अपीयर होना चाहते हैं, तो ये नॉलेज उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ामिनेशन होते हैं। पहला होता है जीएस यानी जनरल स्टडीज़, दूसरा होता है जनरल एप्टीट्यूड, जिसको हम सीसेट के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही एग्ज़ामिनेशंस 200 मार्क्स के होते हैं और 2 आवर्स की इसमें टाइम ड्यूरेशन दी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो आगे हम जो एमपीपीएससी के प्री सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो हम बात करेंगे जीएस के बारे में, क्योंकि आपका क्वालिफाई या फिर हम ऐसा बोलें कि ये प्रीलिम्स की मेरिट आपकी जनरल स्टडीज़ यानी जीएस के एग्ज़ामिनेशन के कट ऑफ पर ही बनती है। बाकी जनरल एप्टीट्यूड आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, जिसमें 40% मार्क्स अपीयर करना होते हैं। तो चलिए इसके सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी के प्री सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है। 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है और सबसे पहली यूनिट है आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 2024 में इस साल एमपीपीएससी के सिलेबस में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। हालांकि जो भी हम पहले एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करते थे, बस उसी को हमें थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में तैयारी करना है। जैसा कि पहले भी हम एंशिएंट इंडियन लिटरेचर को पढ़ते थे, जिसके अंदर हमारा वेद आता था, उपनिषद आते थे। बस उसी को इस बार क्या हुआ कि एक अलग से टॉपिक बना के इस एग्ज़ामिनेशन में दे दिया गया। जैसे कि एक अलग से ही वेद को यहाँ पे मेंशन कर दिया, उपनिषद को मेंशन कर दिया, आरण्यक को मेंशन कर दिया, एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को मेंशन कर दिया। जैसे कि भारतवर्ष हो गया, वर्ण आश्रम हो गया, पुरुषार्थ हो गया, ऋण संस्कार हो गया, ये सब चीज़ों को अलग से मेंशन कर दिया। पहले भी ये हमारे टॉपिक्स में, हमारे सिलेबस में इंक्लूड थे। सारे टॉपिक्स को अलग से मेंशन करके दिया है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इसकी इम्पोर्टेंस इस एग्ज़ाम में थोड़ी ज़्यादा रख दी गई है। तो इस बार हमें इसके बारे में डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि हम बात करें वेद तो सभी शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपनिषद के बारे में हम बात करते हैं, आरण्यक के बारे में हम बात करते हैं। तो ये सब वेद हो गए, उपनिषद हो गए, आरण्यक हो गए, ये अपने ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। या फिर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि वेद में ही उपनिषद से, या फिर आरण्यक में ही वेद है, या उपनिषद में ही आरण्यक है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप सभी ने अपने प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन की तैयारी में पढ़ा हो कि ऐतरेय आरण्यक जो है वो वेद के ऋग्वेद से रिलेट करता है। इसी तरीके की काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी चीज़ें हैं। जित हम आगे इन सिलेबस पर, इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे तो इन सब के बारे में उधर चर्चा की जाएगी। आगे चलते हैं। जैसे कि ऋण संस्कार हो गया, तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग 16 संस्कार हैं, ये उन्हीं की बात की जा रही है। जैसे कि लास्ट संस्कार देखने को मिलता है अंतिम संस्कार, तो ये वही 16 संस्कार हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज गेन करनी है। पंच महायज्ञ हो गया, कि एंशिएंट लिटरेचर में डिफाइन किए गए हैं, उनके बारे में हमें रीड करना है। प्रिंसिपल ऑफ कर्मा सत्वा, ये बुद्धिज़्म से रिलेट करता है।
तो यही सब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिया गया है और यही हमारे नए कुछ के टॉपिक्स थे। और भी आगे इस सिलेबस में हमें कुछ नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, पर मैं आपको बता दूं कुछ ऐसा टॉपिक्स इसमें मेंशन नहीं है जो कि हम ऐसा बोलें कि यार ये एमपीपीएससी ने क्या दे दिया है ना, आयोग ने ये कैसा सिलेबस दे दिया कि ये तो हमारे समझ के ही परे है। तो ऐसा भी मेरे ख्याल से कोई भी टॉपिक इसमें मेंशन नहीं है। तो हम आगे बात करते हैं साइलेंट फीचर की, इंडियन कल्चर हेरिटेज की, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स की, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस की। तो ये सब हमारा पहली यूनिट का सिलेबस है। हम बात करते हैं दूसरी यूनिट के बारे में कि दूसरी यूनिट क्या है। दूसरी यूनिट यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के बारे में बात करती है। और मैं आपको अगर एक बेसिक सा मूल एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपको ऐसी चीज़ बता दूं कि अगर आपको एमपी का कोई भी एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है तो आपको मध्य प्रदेश को घोल के पीना होगा। उसके लिटरेचर को, हिस्ट्री को, कल्चर को, ज्योग्राफी को, इस एमपी में होने वाले फेस्टिवल्स को, एमपी में ट्राइब्स को, काफ़ी जितने भी मध्य प्रदेश में टॉपिक्स बनते हैं उन सभी को आपको बेहद अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठाना होगा। क्योंकि अगर हम पीएससी के अभी जो 23 जून को 2024 का पीएससी प्रीलिम्स हुआ उसमें हमें 30+ क्वेश्चन ओनली मध्य प्रदेश से देखने को मिलते हैं। अब इतना बड़ा वेटेज है, 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ओनली मध्य प्रदेश से। तो आप लोग खुद ही ये सोच लीजिए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और सबसे पहले हमें क्या सब्जेक्ट उठाना है। दिया है तो मेजर इवेंट्स दिए हैं आपके मध्य प्रदेश डायनेस्टीज़ के बारे में। कंट्रीब्यूशन दिया है मध्य प्रदेश में फ्रीडम मूवमेंट में कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी ऐसी कितनी पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में मध्य प्रदेश से कंट्रीब्यूट किया है। सबसे बड़ा नाम आपके सामने निकल के आता है टाटिया मामा या टाटिया भील भी उनको बोला जाता है। इस तरीके के काफ़ी नाम हैं जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो हम आगे बात करते हैं मेजर आर्ट्स की, मेजर ट्राइब्स की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। मेजर फेस्टिवल्स, फोक म्यूज़िक, फोक आर्ट, फोक लिटरेचर, इन सब के बारे में हम मध्य प्रदेश को डिवाइड करके बात करेंगे कि बुंदेलखंड में क्या फोक आर्ट्स होते हैं, क्या फेस्टिवल्स वहाँ पे मनाए जाते हैं, बघेलखंड में क्या होता है, मालवा रीजन में क्या होता है। इन सब के बारे में एक एक करके बात की जाएगी। इसी तरीके से ये पूरा आपके सामने यूनिट 2 का सिलेबस। यूनिट 3 में इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बात की गई है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, माउंटेन हिल्स, प्लेट्यू, रिवर, लेक्स, इन सब के बारे में बात करना है। एल नीनो, ला नीनो क्या होता है, ये आपका सदर्न ऑक्सीलेशन क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, इन सब के बारे में हमें बात करनी है। और बेसिकली अगर एक ओवरव्यू में आपको दे दूं तो ये सब चीज़ें मध्य प्रदेश के मानसून को या फिर इंडिया के मानसून को इफ़ेक्ट करती हैं। इन्हीं के बारे में हमें बात करना है। इंडिया का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचुरल हैज़ार्ड्स, इन सब के बारे में हमें बात करनी है। आगे चलते हैं यूनिट 4 की ओर। ये मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, जिसके बारे में पहले ही हमने अपनी वीडियो में चर्चा करी है कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो या तो आप यूनिट 2 से स्टार्ट करें या यूनिट 4 से स्टार्ट करें। सबसे पहले जहाँ भी आपको मध्य प्रदेश दिखा, सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश को ही कवर करना है, जिससे कि क्या होगा, अभी आप लोग ने शायद देखा ही होगा कि ESB ने अभी अपना एक कैलेंडर जारी किया है जिसमें काफ़ी सारी मध्य प्रदेश की वैकेंसीज हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की और हेड कांस्टेबल की। और बहुत ही जल्दी PHQ के द्वारा मध्य प्रदेश MP SI की वैकेंसी की नोटिफिकेशन भी जारी होने वाली है। तो ये सब चीज़ें इन एग्ज़ाम्स में भी हमें काम आएंगी, क्योंकि ये सब मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स हैं। और जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स को अगर क्वालिफाई करना है तो हमें मध्य प्रदेश स्टेट के बारे में हर एंगल से, हर तरीके से सारी नॉलेज होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 हमारा पॉलिटी से रिलेट करता है। यूनिट 5 जो है वो हमारा पॉलिटी का सब्जेक्ट है, जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसकी एक वीडियो में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ओवरव्यू भी हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे चलते हैं तो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन सब के बारे में हमें बात करनी है। नेशनल रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी कमीशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में हमें बात करनी है।
कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, ये एक फिर मध्य प्रदेश का टॉपिक यहाँ से निकल के आ गया। अच्छा, तो यहाँ से फिर आपको मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हमें गवर्नर्स के बारे में बात करनी है, कैबिनेट सिस्टम के बारे में बात करनी है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करनी है, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के बारे में बात करनी है। और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के सबसे पहले CJI आपके रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये एक और नॉलेज इस वीडियो के चलते मैंने आप तक पहुंचा दी। चलिए हम आगे बात करते हैं कि हमें और क्या इस सिलेबस में देखना है। तो हमें देखना है पंचायती राज, हमें देखना है गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश, गवर्नेंस सिस्टम इन मध्य प्रदेश। तो यूनिट 2 हो गई अभी तक, यूनिट 4 हो गई, यूनिट 5। सबसे पहले हमें इस यूनिट्स को ही कवर करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 2, 4, 5 इन यूनिट्स को ही कवर करना है। आगे और इस सिलेबस में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का वेटेज और कौन कौन सी यूनिट्स में दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 6 में भी मुझे नज़र आ रहा है कि मध्य प्रदेश का वेटेज, मध्य प्रदेश के कुछ टॉपिक्स भी यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे कि अगर अपन मध्य प्रदेश के टॉपिक्स की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मध्य प्रदेश, प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मध्य प्रदेश, के मध्य प्रदेश के अंदर SDG की क्या प्रोग्रेस रही है, इसके बारे में हमें बात करना है, ठीक है। हमें बात करना है मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ के बारे में, MSME के बारे में बात करनी है। हमें बात करनी है सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है मध्य प्रदेश का, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। हमें बात करनी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के बारे में। ODOP के बारे में जैसे कि सभी ने एक चंदेरी साड़ी के बारे में सुना ही होगा, तो ये चंदेरी साड़ी जो है अशोकनगर से बिलोंग करती है। तो अशोकनगर में चंदेरी साड़ी का प्रोडक्शन होता है। तो इसी तरीके से हमें हर ज़िले के बारे में यहाँ पे पता लगाना है कि बुरहानपुर में जैसे बनाना का प्रोडक्शन होता है, धार में बाग प्रिंट का होता है, उज्जैन में बटिक प्रिंट का होता है। इस तरीके से पूरा ODOP हमें यहाँ पे याद करना है। IPR हमें इसमें रीड करना है, यानी प्रोग्रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके बारे में हमें बात करना है। हमें मध्य प्रदेश इंडिया के इकोनॉमी ट्रेंड के बारे में बात करना है कि एग्रीकल्चर से इंडिया में कितनी इकोनॉमी जनरेट हो रही है, इंडस्ट्री सेक्टर से कितनी जनरेट हो रही है और सर्विस सेक्टर से कितनी इकोनॉमी जनरेट होती है। इस सभी टॉपिक्स के बारे में हमें यूनिट 6 में बात करना है। और आखिर में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इस सिलेबस में एक अलग से मेंशन कर दिया गया है G20, सार्क और आसियान। आप देख रहे हैं इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ में G20, सार्क और आसियान को अलग से ही, इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस को अलग से ही मेंशन किया है। तो ये भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसके ऊपर हमें काफ़ी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आप जो भी अपनी तैयारी करें तो बेसिक ये चीज़ें ध्यान रखें कि इस बार के हमारे PSC सिलेबस में क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको अलग से मेंशन हाईलाइट करके दिया है। चाहते तो वो इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ भी दे सकते थे, पर यहाँ पर G20, सार्क और आसियान को अलग से मेंशन कर दिया है। ODOP को मध्य प्रदेश की अलग से मेंशन कर दिया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को अलग से मेंशन कर दिया गया है। RPR जो मध्य प्रदेश में जो राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनको अलग से मेंशन किया है। तो इस तरीके से हमें हमारी तैयारी को आगे बढ़ाना है। यूनिट 7 की हम अगर बात करें, यूनिट 7 बात करता है साइंस के ऊपर, साइंस, इन्वायरमेंट, हेल्थ के ऊपर बात करता है यूनिट 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, साइंस की मेन ब्रांच के बारे में हमें बात करना है। जैसे हमारे ह्यूमन सेल्स के बारे में बात करनी है, सेल्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, न्यूट्रिशंस फूड के बारे में बात करनी है, जेनेटिक डिजीज़ के बारे में बात करनी है। जेनेटिक डिजीज़ क्या है, जो हमें हमारी फैमिली से मिलती है, उसको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज़, इसके बारे में हमें बात करनी है। सिकल सेल एनीमिया जो अभी काफ़ी न्यूज़ में है, इसको एक अलग से यहाँ पे टॉपिक बना के मेंशन कर दिया गया है। और ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में एक और जानकारी मैं आपको दे दूँ कि सिकल सेल एनीमिया भी एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, ठीक है। आगे हमें बात करनी है हेल्थ एंड पॉलिसीज़ के बारे में। जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स निकाले हैं, उन सब के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। हमें बात करना है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये टॉपिक मध्य प्रदेश में भी था कि मध्य प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस क्या रही है, और इन सब के बारे में 7th यूनिट में हमें बात करनी है। देखते हैं आगे 8th यूनिट में क्या दिया है। 8th यूनिट तो ऐसी यूनिट है कि आज से ही हमें हर दिन 1 घंटा इस पर देना है, क्योंकि ये बात करता है करंट अफेयर्स की। किसकी बात करता है? करंट अफेयर्स की बात करता है। यहाँ पे हमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी देखना है, इंडिया के बिहाफ में नेशनल करंट अफेयर्स भी देखना है, और मध्य प्रदेश के भी करंट अफेयर्स देखना है। अब अगर आप ये बोले कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तो काफ़ी सारे होंगे, हमें कौन से करंट अफेयर्स में ज़्यादा ध्यान देना है? तो इंडिया से रिलेटेड
इंडिया से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बनते हैं वो तो आपको याद करना ही है, और साथ ही इंटरनेशनल में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रही हों उन सभी को आपको याद करना है। और इसका एक ही लॉजिक है, एक ही रूल है कि डेली 1 आवर्स आपको करंट अफेयर्स को देना है, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है, ऐसा ये आपका एक सब्जेक्ट है जो कि ना ही एक दिन में कवर होता है ना ही एक महीने में। कंटिन्यू आप लोग क्या करें कि हर दिन अपने न्यूज़पेपर से इन सारे करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करें। फिर एक आपकी मंथली मैगज़ीन आती है, उसको लेके उस पूरे महीने का आप अपना करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर एग्ज़ाम्स के पहले एक और 6 महीने की या फिर ईयरली मैगज़ीन आती है, उसमें आपका क्या होगा कि 3 बार आपके करंट अफेयर्स के रिवीजन हो जाएंगे। तो ये टॉपिक आपका यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। 9th यूनिट हमारी बात करती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें आपकी रोबोटिक्स आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अभी बहुत ज़ोरों से चल रहा है, जिसमें आपका AI चैट बॉक्स हो गया, ऐसी काफ़ी तमाम चीज़ें हैं जो AI ने जनरेट करी हैं, उसके बारे में हमें रीड करना है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमें यहाँ पे पता लगाना है। बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेनी है। इस बेसिक नॉलेज में क्या है, किस तरीके से हमें आगे इसको रीड करना है। काफ़ी यूट्यूब पे आपको इसके चैनल ज़रूर मिल जाएंगे। हालांकि हम भी हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके बारे में पूरे ही वो सिलेबस को एक एक यूनिट करके, एक एक टॉपिक करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और एग्ज़ाम्स के पहले पूरे सिलेबस का एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर दिया जाएगा। तो हमसे जुड़ने के लिए हमें अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं ई-गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के बारे में हमें बात करनी है। 10वीं यूनिट और आखिरी यूनिट MPPSC प्री सिलेबस की देखते हैं क्या है। 10 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये बात करती है मध्य प्रदेश के ट्राइब्स के बारे में, उनके हेरिटेज के बारे में, उनके कल्चर और लिटरेचर के बारे में। पहले देखें तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है मध्य प्रदेश का, इसमें हमें पढ़ना है कि कौन सी ट्राइब किस रीजन में रहती है। जैसे कि हम बात करें कि सहारिया ट्राइब, अगर कोई पूछे सहारिया ट्राइब का रहती है तो वो आपकी ग्वालियर रीजन में रहती है। आपकी पूछें भारिया ट्राइब तो छिंदवाड़ा, पातालकोट में हो गया। कोरकू ट्राइब बैतूल में हो गया। गोंड ट्राइब कहाँ पे आपकी क्या सर्वाइव करती है। भील ट्राइब कहाँ पे रहती है, तो भील हमने हमारा देखा होगा कि अगर ये हमारा मध्य प्रदेश हम इसको कंसिडर करें तो मध्य प्रदेश के वेस्ट एरिया में अलीराजपुर हो गया, झाबुआ हो गया, इस एरिया में भील ट्राइब का कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलता है। इन्हीं सब तरीक़ों से हमें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स को कंप्लीट करना है। फिर मेजर ट्राइब्स हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स के बारे में हमें PVTG जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में यहाँ पे रीड करना है। कितनी ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि वल्नरेबल ट्राइबल वो ग्रुप्स में आई हैं, तो 3 ट्राइब हैं हमारे वो मध्य प्रदेश में, जो कि है भारिया, सहारिया और बेगा। ये तीनों जनजाति ऐसी हैं जिनको हमने PVTG ग्रुप में शामिल किया है, तो इसके बारे में हमें बात करनी है। और गवर्नमेंट ने ट्राइबल वेलफेयर के लिए जितने प्रोग्राम्स अभी तक चलाए हैं या जिनकी घोषणा की गई है उनके बारे में हमें इस यूनिट में आगे बात करनी है। फिर इनके ट्रेडिशन के बारे में बात करनी है। जैसे भील का एक ट्रेडिशन है क्या, भगोरिया है ना, तो वो एक फेस्टिवल है जो कि होली के टाइम में जो कि मंथ ऑफ मार्च में आता है, उसमें वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से हमें हर ट्राइब के जितने भी इम्पोर्टेंट ट्रेडिशंस उनके बारे में बात करनी है, उनके आर्ट्स के बारे में बात करनी है। जैसे अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में भूरी बाई करके, तो वो भी भील जनजाति से आती हैं, वो पिथौरा पेंटिंग से रिलेट करती हैं। इसको कवर करते हुए हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है और 10th यूनिट को कवर करना है। आगे चलते हैं तो बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम्स, पब्लिकेशंस ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, और बात करते हैं फोक कल्चर, लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। इन सब तमाम चीज़ों के बारे में हमें बात करना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूनिट 2, 3, 5, 6, 10, सबसे पहले हमें ये 5 यूनिट को कवर करना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें ये 5 यूनिट को कवर करना है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बता दूँ कि पहले तो हम यूनिट 2 से स्टार्ट करने वाले थे, पर जहाँ हमें लगा कि यूनिट 10 सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे सिलेबस में, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में MPPSC की यूनिट 10 यानी ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर से शुरू करेंगे और एक एक टॉपिक को कवर करने की डीप एनालिसिस के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम अभी, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी टाइम है, शायद 7 से 8 मंथ हैं, तो हम स्टार्टिंग के 5-6 मंथ में पूरा जितना भी हो सकेगा इस टॉपिक्स के बारे में, थ्योरेटिकल जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो हम पूरी इसमें कवर करेंगे। फिर आफ्टर 4-5 मंथ जब हमारे सारा MPPSC का प्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब हम इसके MCQs और प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देंगे। तो ये रही हमारी PSC सिलेबस की कुछ इंपॉर्टेंट बात और कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स की, कहाँ से हमें सबसे पहले कौन सा यूनिट उठाना है, और ये सारी यूनिट आपको मध्य प्रदेश के सारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है,
और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को फिर से आप एक बार और बोल दूँ कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबा दीजिए, क्योंकि हम लोग अब MPPSC के हर एक यूनिट को एक एक करके उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं और डीप एनालिसिस के साथ इस पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जब भी हम लोग हमारी वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो इसके लिए बेल आइकन को दबाना भी ज़रूरी है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आगे 10th यूनिट के साथ किसी एक वीडियो में।